नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो दिल्ली पुलिस 2020 में आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाएंगे सभी और देखेंगे जो आज का आपका पेपर एनालिसिस है, इसका प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाएंगे सभी, जुड़ जाएंगे। तो इसमें देखेंगे जो आपका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। आपको बताना है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी थे पल्लव वंश, सातवाहन, चालुक्य या शक, इनमें से आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन से राजवंश से संबंधित है? सातवाहन। कौन सा राजवंश है? सातवाहन। सातवाहन वंश आप पढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। राजधानी इसकी दो थी। दो राजधानी कौन सी थी? एक तो आपने पढ़ा होगा प्रतिष्ठान। कौन सी राजधानी पढ़ी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान आपकी कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। एक आप याद रखेंगे अमरावती। कौन सी आपकी? अमरावती। अमरावती भी कहाँ पर आपकी? अमरावती याद रखेंगे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? प्रतिष्ठान और अमरावती ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? उसके बाद आपसे पूछा जाता है शीशे के सिक्के। कौन से सिक्के? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के, तो शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शीशे के सिक्के भी आप याद रखेंगे ये किसके द्वारा जारी किए गए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे शीशे के सिक्के, ये ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा होगा कौन सा क्वेश्चन है? मातृ सत्तात्मक समाज। कौन सा समाज है? मातृ सत्तात्मक समाज। ये किस वंश की प्रमुख विशेषता है? मातृ सत्तात्मक समाज अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कौन से वंश के प्रमुख विशेषता है? सातवाहन वंश। कौन से वंश की विशेषता है? सातवाहन वंश। आपने पढ़ा होगा कारले के चैत्य। क्या है? कारले के चैत्य। कारले के चैत्य का जो निर्माण है ये आपसे पूछा जाएगा। ये कहां पर? आपके महाराष्ट्र में। इनका निर्माण किसने करवाया था? इनका निर्माण किसने करवाया था? आपका सातवाहन शासकों ने। और कहां पर? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इतना इसमें क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना यमुना, गंगा, सिंधु, व्यास। आप बताएंगे किसकी सहायक नदी है? बताएंगे सभी। जास्कर नदी। जास्कर नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर। पढ़ा होगा आपने। सिंधु नदी आप पढ़ते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी मानसरोवर झील। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और आपका जम्मू कश्मीर से होते पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद आप पढ़ते हैं पाकिस्तान से बहते हुए ये कहाँ पे गिरती है? जाकर के अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आपने पढ़ा होगा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी का नाम है चिनाब। और चिनाब आपकी कहाँ पे? आपको याद रखना है चिनाब नदी आपकी कहाँ पे मिलती है इसमें आकर के? इसका नाम याद रखें मिठानकोट। चीनी मीठी होती है तो मीठी से बन जाए मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पे नदी मिलती है आपकी कौन सी? चिनाब। कौन सी नदी मिलती है? चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपने पढ़ा होगा जो सिंधु है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है पंचनद उन्हें बोला जाता है। और पंचनद में कौन कौन आती है? इनके नाम याद रखेंगे। एक कौन सी आएगी? एक आएगी सतलज। एक आप पढ़ते हैं सतलज आप याद रखेंगे। व्यास आएगी। एक कौन सी आएगी? आपकी रावी आएगी। एक कौन सी आएगी? चिनाब, आपने पढ़ लिया है। और एक कौन सी आपकी? झेलम। तो इन पांचों नदियों को हम पंचनद कहते हैं जो आपकी सिंधु की सहायक नदी है। क्लियर? उसके बाद आप याद रखें इनमें से और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसा आपसे पूछा जाए सतलज और व्यास। सतलज और व्यास नदी का जो संगम है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक नहर निकलती है। इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर आप याद रखेंगे ये कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है। और हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। आपका कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। क्लियर हो गया? उसके बाद आप याद रखेंगे
आपने पढ़ा होगा कौन सी परियोजना, आप पढ़ते हैं कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपका सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज। आप पढ़ते हैं जी किशन गंगा, क्या है? किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा। तो किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा बांध कौन सी नदी पर? आपका झेलम नदी पर। कौन सी पर है? झेलम पर। आप बढ़ते हैं पौंग बांध, कौन सा आपका? पौंग बांध। पौंग बांध आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी नदी पर है? ये व्यास नदी पर है। आपसे पूछा जाएगा थीन बांध, कौन सा है? थीन बांध। और एक आपका कौन सा है? एक आपका चमेरा। थीन बांध और चमेरा बांध ये दोनों कौन सी नदी पर है? ये भी याद रखेंगे। ये कौन सी नदी पर? आपका रावी नदी पर। थीन बांध और चमेरा बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। आपने पढ़ा होगा चिनाब पे, चिनाब पे आपका कौन सा है? चिनाब आप याद रखेंगे कौन कौन सा है यहाँ पे? आपने पढ़ा है यहाँ पे एक सलाल परियोजना, क्या है? एक आपने पढ़ा है सलाल। एक आपने पढ़ा होगा बगलीहार, क्या है? सलाल है, बगलीहार है, और क्या है? दुलस्ती। ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ज्यादातर आपकी आती है। सलाल, बगलीहार और क्या है की दुलस्ती। ये परियोजना या बांध कौन सी नदी पर? आपका चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चिनाब। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे जी, एक बार पुनः देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा सलाल बांध कौन सी नदी पर? चिनाब पर। बगलीहार चिनाब पर। दुलस्ती किस पर? आपका चिनाब पर। क्लियर हो गया। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। पौंग बांध कौन सी नदी पर? व्यास पे। थीन बांध आपका रावी नदी पर। चमेरा बांध आपका रावी नदी पर। किशन गंगा किस पर? आपका झेलम पर। किस पर? आपका झेलम पर। आप पढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। सबसे बड़ा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध। तो आप पढ़ेंगे इसका जो सहायक नदी कौन सी? सिंधु। गंगा की अगर आपसे पूछा जाए गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी तो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना है। कौन सी है? यमुना। तो गंगा की और अन्य सहायक नदी कौन सी? जैसे आप पढ़ते हैं रामगंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, इन्हें याद रखेंगे सबको। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और क्या है आपका? कोसी। गंडक और कोसी ये सब किसकी सहायक नदी है? ये आपकी गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में पूर्व की तरफ से आपकी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए गंगा में पश्चिम की तरफ से आपकी मिलती है, उसके बाद आपको भी याद रखना है ये आपकी गंगा की जो पश्चिम से पूर्व की तरफ से मिलने वाली जो आपकी सहायक नदी पूर्व से, तो इसमें तीन है। एक तो कौन सी? यमुना है। एक कौन आपकी? एक आपकी सोन, और एक कौन सी है? एक आपकी दामोदर। यमुना, सोन और दामोदर ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। क्लियर हो गया। ये कहाँ से मिलती हैं? ये मिलेंगी आपकी पूर्व की तरफ, ये आपकी मिलेंगी, हाँ ये मिलेंगी आपकी पूर्व की तरफ से, और ये वाली जो आपकी नदी है ये कहाँ से मिलेंगे? पश्चिम की तरफ से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना की अगर आपसे पूछे यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना की आप याद रखेंगे कौन सी है? जैसा आप पढ़ते हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, और कौन सी आपकी? केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब किसकी सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर हो गया। किसकी सहायक नदी है? आपके यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्लियर हो गया सभी का। ये आपको याद रखने, ये बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाते हैं, रिपीट हो जाता है और आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताएंगे सभी। बराबर गुफाएं आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। बराबर गुफाएं ये आपकी बिहार राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा जी मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे भीमबेटका गुफा, क्या है? भीमबेटका गुफा जो प्राचीन कालीन मानव चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे कन्हेरी की गुफा, क्या है? कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाए जी अजंता व एलोरा की गुफा, अजंता व एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर आपकी? ये भी आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाएगा बादामी गुफा, बादामी गुफा। बादामी गुफा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। बादामी गुफा अगर आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक आप याद रखेंगे जी बाघ गुफा, क्या है? बाघ गुफा। बाघ गुफा अगर
आपसे पूछ रहा है, ये कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में, बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। एक आपसे पूछा जाए उदयगिरी गुफा, कौन सी गुफा है, उदयगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा पूछ रहा है तो ये याद रखेंगे ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है उदयगिरी गुफा, उड़ीसा में। इनको एक बार पुनः देख लेंगे, आपने पढ़े हैं सभी को आपने पढ़ा है, तो एक बार इसे देख लेंगे। आपसे पूछे बराबर गुफा कहाँ पर है, बिहार में। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उदयगिरी गुफा कहाँ पर आपका, उड़ीसा में। बादामी गुफा कहाँ पर है, कर्नाटक में। कन्हेरी की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध है, इन्हें सब जानते हैं, ये भी कहाँ पर आपके, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया, ये गुफा से संबंधित है जो ज्यादातर आते रहते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। आपको बताना है उड़ीसा की बड़ी नदी कौन सी है। गोदावरी, ये दक्षिण भारत में बहती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्ण नदी, ये आपकी, आप पढ़ते हैं, ये महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी आपने पढ़ाई है, ये आपकी कहाँ से, मध्य प्रदेश में निकलेगी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से। और उसके बाद में आप पढ़ते हैं वहाँ से निकल करके, मध्य प्रदेश से निकल करके, और उसके बाद में आपके इधर पश्चिम की तरफ बहते हुए ये कहाँ पे गिर जाएगी, ये गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में। क्लियर हो गया। उसके बाद एक नदी कौन सी बची है, नदी बची है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी निकलती है रायपुर से, रायपुर। और रायपुर कहाँ पर आपका, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ से आपकी नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, महानदी। आपने पढ़ा होगा कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये नदी पर स्थित है, महानदी पर। कौन से राज्य में स्थित है जी, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। आपने पढ़ा होगा उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। तो उड़ीसा में ये आपकी बाढ़ के लिए जिम्मेदार आपकी नदी है, इसी कारण उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, नदी का नाम याद रखेंगे, कौन सी नदी है, महानदी। बूढ़ी गंगा कौन है, गोदावरी। आपसे पूछे, इसी में आपसे पूछा जाएगा बूढ़ी गंगा कौन होगी, आपके गोदावरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो माच नृत्य आपको बताना है केरल, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक। किससे संबंधित है, माच। माच आप याद रखेंगे, माच किससे संबंधित है, माच संबंधित है आपका मध्य प्रदेश से। किससे संबंधित है, माच मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नर्सिंग माताओं के दूध में पाया जा सकता है। आपको बताना है मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकागन, टेस्टोस्टेरोन। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो नर्सिंग माताओं के दूध में पाया जा सकता है, बताएंगे। तो आपने दो फीमेल हार्मोन्स पढ़े होंगे, एक तो कौन सा आपका, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक कौन सा है, एक आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, एक कौन सा है प्रोजेस्टेरॉन और एक कौन सा आपका, एक है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये एस्ट्रोजन आपका कब, एस्ट्रोजन आप याद रखेंगे जो आपका मासिक धर्म होता है। ठीक है, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म के दौरान आपका कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, उसे बोलेंगे आप एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। उसके बाद एक टेस्टोस्टेरोन है और एक कौन सा आपका एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और क्या है, एंड्रोजन। ये कैसे हार्मोन्स है, ये दोनों केवल आपके मेल में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, मेल में, यानी नर हार्मोन्स जिनको कहा जाता है। और ये दोनों कैसे, ये दोनों आपके फीमेल हार्मोन्स, ये केवल आपके फीमेल में मिलेंगे। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और कौन आपका एस्ट्रोजन, ये केवल मेल में मिलेंगे। टेस्टोस्टेरोन और कौन सा है, एंड्रोजन। मेलाटोनिन आपसे पूछा है, मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन क्या है, ये मस्तिष्क, क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन ये मस्तिष्क से आपका निकलता है, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है वो इसे उत्सर्जित करती है और इस हार्मोन्स का नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन आपसे पूछा जाए तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से याद रखेंगे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स। क्लियर हो गया। ग्लूकागॉन हार्मोन्स किससे निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से। ये आपको ध्यान रखने सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है।
तो आपको बताना है कि अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीलोमीटर, कैलोरीमीटर, क्लेनोमीटर या कोलेरोमीटर, बताने आपको किसका प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका कैलोरीमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर, कैलोरीमीटर का जो आपका प्रयोग है ये ऊष्मा को अवशोषित या ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया, कैलोरीमीटर, ध्यान रखेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, इनमें से आपको बताना है। तो आपको बताना है जो बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह आपसे पूछा जाएगा ये वर्ष 1928 में हुआ था, और वर्ष 1928 में कौन से राज्य में हुआ था, गुजरात में। तो इसका जो नेतृत्व है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको याद रखना है कौन सी उपाधि मिली थी, बारदौली की महिलाओं ने आपकी दी थी उपाधि, उपाधि का नाम क्या है, सरदार। क्या नाम आपका, सरदार। आप पढ़ते हैं जी राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है। आप पढ़ते हैं विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, मूर्ति का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ, क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ पर है, केवड़िया, ये आपकी कहाँ पर है, केवड़िया। केवड़िया कहाँ पर आपका, गुजरात। केवड़िया गुजरात में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। इसकी अगर आपसे पूछे कि इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 182 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपकी संबंधित है। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस राजा का नाम बताइए जिसने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था। आपको बताना है कि रुपया नामक जो सिक्का है वो किसने जारी किया था। कुछ आपके सिक्के हैं, सिक्के, और उसके बाद में आपको याद रखना है जो शासक है किसने जारी किया था। सिक्के हो जाएगा एक तरफ और एक तरफ हो जाएगा शासक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसा आपसे पूछा जाता है टका, टका है और एक आपका जीतल है। आपको याद रखना है कि टका और जीतल, चांदी का टका है, तांबे का जीतल है, ये किसने चलाया। आपको याद रखना है जी शाहरुख किसने चलाया, शाहरुख, शाहरुख आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा इलाही किसने चलाया, इलाही। आपसे पूछा जाएगा जी संसब किसने चलाया, संसब। आपसे पूछा जाएगा इलाही, संसब। एक आप याद रखेंगे मोहर, मोहर किसने चलाया। एक आप याद रखेंगे जी जलाली, जलाली किसने चलाया। आपसे पूछेगा जी रुपया किसने चलाया। आपसे पूछेगा जी दाम किसने चलाया। ये आपके प्रमुख सिक्के हैं जो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते रहे ये क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाएगा टका और जीतल ये किसने चलाए थे, ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। किसने चलाए थे, टका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाए थे। शाहरुख किसने चलाया था, शाहरुख आपका चलाया था किसने, बाबर ने। इलाही किसने चलाया, इलाही, इलाही आप याद रखेंगे किसने चलाया, अकबर ने चलाया। आपसे पूछेगा संसब किसने चलाया, अकबर ने। मोहर किसने चलाया, अकबर ने। जलाली किसने चलाया, अकबर ने। रुपया और दाम, रुपया और दाम किसने चलाए थे, इन्हें आप याद रखेंगे चलाए थे शेर शाह सूरी ने। किसने चलाए थे, शेर शाह सूरी। रुपया और दाम किसने चलाए, शेर शाह सूरी ने आपके चलाए थे। क्लियर हो गया। टका और जीतल इल्तुतमिश, शाहरुख बाबर, इलाही अकबर, संसब अकबर, मोहर अकबर, जलाली अकबर, रुपया और दाम ये किसने चलाए थे, शेर शाह सूरी ने। क्लियर हो गया, किसने चलाए, शेर शाह सूरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, जो तरल अवस्था होती है, तरल अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका वाष्पीकरण। तो क्लियर हो जाएगा, तरल अवस्था का गैसीय अवस्था में स्थानांतरित हो जाना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के विनिमय द्वारा निर्धारित करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। बताएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है,
एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ा है 315, 315। तो 315 में क्या है, 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग, जिसे आप बोलते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी का गठन और संरचना ये आपको आर्टिकल 315 में मिलता है। और आर्टिकल 315 ही ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, आपका राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग का जो आपका विवरण है ये कौन सा आर्टिकल मिलता है, राज्य लोक सेवा आयोग का विवरण, तो राज्य लोक सेवा आयोग का विवरण भी आप याद रखेंगे। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल याद रखेंगे कौन सा है, 315, इसमें ही इसका विवरण है। और इसी में यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका विवरण 315 में मिलता है। अगर केंद्र की बात आती है तो केंद्र में जो भी आपका नियम बनाएंगे वो राष्ट्रपति बनाएंगे, और राज्य की बात आएगी तो राज्य में कौन करेंगे, राज्यपाल। कौन करेंगे इस कार्य को, राज्यपाल। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल इस कार्य को करेंगे। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, 52 में। राज्यपाल का पद पूछे तो क्या है, 153 में। किस में है, 153 में राज्यपाल का पद। आप पढ़ते हैं आर्टिकल 74 में जो केंद्र की मंत्री परिषद है उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। और आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आप पढ़ेंगे कौन सा, 163, कौन सा है, आर्टिकल 163 की जो आपकी राज्य की मंत्री परिषद होगी उसका मुखिया कौन होगा, उसका मुखिया होगा आपका मुख्यमंत्री। कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे सभी आगे बढ़ें। क्लियर हो गया सभी का। आर्टिकल 52, आर्टिकल 153, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 163 आप पढ़ते हैं, राज्य की जो मंत्री परिषद है, आर्टिकल 163। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 164, इसमें क्या है, इसमें क्या है, राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी, सीएम की नियुक्ति की जाएगी। और सीएम की सलाह पर फिर क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये सीएम की सलाह पर आपकी की जाएगी, आर्टिकल 164 के तहत। क्लियर हो गया। अब यहां पे पूछा है लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग की शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एमपीडा बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1953, 1972, 1986, 1991। बताएं सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1972। क्या है, 1972। नेक्स्ट है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारखी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। आपको बताना अरविंद पारखी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, शहनाई, मृदंगम, सितार, सरोद। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सितार। क्या है, इसका सही आंसर क्या है, आपका सितार। और प्रसिद्ध सितार वादक आप पढ़ते हैं कौन है, रविशंकर। कौन है प्रसिद्ध सितार वादक, रविशंकर। रविशंकर आपके कौन से घराने से संबंधित है, बनारस राज घराने से आपके संबंधित है रविशंकर। आप पढ़ते हैं रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध सितार वादक किसे माना जाता है, पंडित रविशंकर को आपका प्रसिद्ध सितार वादक जाना जाता है। और कौन से घराने से संबंधित है, बनारस से। इनको भारत रत्न कब दिया गया, 1999 में। और अरविंद पारखी आपसे पूछा है किससे संबंधित है, सितार से। नेक्स्ट है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। 29 अगस्त, 19 सितंबर, 29 सितंबर, 19 अगस्त। इनमें से आपको बताएं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आप पढ़ते हैं जो हॉकी के जादूगर हैं, और हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 29 अगस्त। आप पढ़ते हैं भारत का सर्वोच्च जो खेल सम्मान है उसे किस नाम से जानते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने लाख की राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था, पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कितनी धनराशि दी जाती है, 25 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1991 में। कब की गई, 1991 में। नेक्स्ट है, गोटी पुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गोटी पुआ।
गोटीपुआ लोक नृत्य आपको बताना है। तो अलग अलग आपके नाम के नृत्य पूछे जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से? आंसर इसका सही होगा, आंसर होगा इसका ओडिशा। कौन से राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। और नृत्य का नाम क्या है? गोटीपुआ। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अजीलामू। अजीलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अजीलामू भी बताना आपको। अजीलामू नाम भी देखो, अजीलामू। अजीलामू किस राज्य से आपसे संबंधित है? अजीलामू आपसे पूछा है। अजीलामू का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अन्य और हैं, जैसे आपने पढ़ते हैं पेनुंग है, पेनुंग 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 आपसे पढ़ते हैं पेनुंग। बुइया आपने पढ़ा होगा, पेनुंग बुइया। चलो मुखौटा क्या है? पेनुंग बुइया चलो मुखौटा। ये सब किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये आपके लोक नृत्य आपके किसके हैं? ये लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के। पेनुंग बुइया चलो मुखौटा ये सब किसके हैं? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के आपके लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? एनीमिया, गोइटर, ब्रोंकाइटिस, क्वाशियोरकर। बताएंगे। एनीमिया आप पढ़ते हैं, एनीमिया ये रक्त की कमी होती है। क्या है? रक्त की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है गोइटर, या इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हैं गोइटर या घेंगा इसे कहा जाता है। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है आपका? गोइटर या आपका घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर हो गया? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये क्या है? ये आपका एक आम का रोग है। क्या है? आम का रोग है ब्रोंकाइटिस। ये ध्यान रखना है। आम जो मैंगो होता है उसका आम का रोग है ब्रोंकाइटिस। क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग? प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा रोग प्रोटीन कमी से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर। उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयान, टेफ्लॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन। कृत्रिम रेशम के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सभी। कृत्रिम रेशम आप याद रखेंगे किसे जाना जाता है? कृत्रिम रेशम के नाम से रेयॉन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रेयॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी भी हिस्से के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है, जैसे कि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो सकता है? ऑप्शन है 202, 302, आर्टिकल 100 और उसके बाद अनुच्छेद 3। तो ये आपको बताना है कौन सा आपका संबंधित। बताएंगे सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 302। क्या है? अनुच्छेद 302। आर्टिकल 100 आप पढ़ते हैं जो सदन है, सदन में गणपूर्ति या कोरम संख्या, सदन में गणपूर्ति या कोरम संख्या, गणपूर्ति या कोरम संख्या ये कौन से आर्टिकल में दिया गया? गणपूर्ति या कोरम संख्या के बारे में, गणपूर्ति या कोरम संख्या के बारे में दिया गया आर्टिकल 100 में। किस में दिया गया? आर्टिकल 100 में दिया गया। आज के जो आज का पेपर एनालिसिस है उसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। बताएंगे सभी। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में कैसा था आपका? एक मूल अधिकार था। कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था। लेकिन हमने बाद में एक संशोधन किया 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसमें हमने आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 से इसे यहाँ से हटाया और आर्टिकल 300 कै में इसे जोड़ दिया। आर्टिकल 300 कै में जोड़कर इसे हमने कैसा अधिकार बना दिया है? कानूनी अधिकार इसको बना दिया। कैसा अधिकार बना दिया है? कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 कै या 300 ए में जोड़ दिया गया है और ये कैसा अधिकार बन गया? ये आपका अधिकार बन गया कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार बन गया आपका? कानूनी अधिकार बन गया। क्लियर हो गया? तो आज का आपका जो पेपर एनालिसिस था उसमें जो जीएस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक क्वेश्चन तो आप पढ़ते हैं, साथ में उसकी जो डिटेल्स आपको मिलती है ये ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आपने पहले पढ़ रखा है आपको सब्जेक्ट में वो भी आपका इसमें रिवीजन हो जाता है और नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।